राम राम सारे भैया ने। मैं विनीत कुमार आपका अपने YouTube चैनल रेज योर वॉइस में स्वागत करता हूँ। वे बात करने जा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, इस एजुकेशन सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या चीज़ हमें सफ़र करनी पड़ रही है। आज हम अपने चंडीगढ़ ब्यूटीफुल शहर खुड्डा अली शेर वन में पहुँचे हैं, जहाँ पे हमारे सर हैं हरदीप सिमर। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी जीवन की जो जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड उनसे बात करेंगे कि उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा है, तो क्या क्या उनके जो कंडीशंस रही हैं जिनकी वजह से आज उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ के कोचिंग सेंटर्स में आना पड़ा है, अपने खुद की जॉब्स स्टार्ट करनी पड़ी हैं। तो आइए हम मिलते हैं हरदीप सर से। थैंक यू सो मच विनीत सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। सबसे मेन पॉइंट जो एजुकेशन है हमारे अभी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए, सबसे मेन बात तो यही आ जाती है कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी वो कुछ काबिल बन पाएगा आज के ज़माने में, और तभी वो किसी का भला कर पाएगा या अपने परिवार को अच्छे से चला पाएगा। सर आपने जैसे देखा कि आपने अपनी स्कूलिंग यहाँ से करी है, गवर्नमेंट स्कूल से करी है, उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी करी है, हायर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने हायर एजुकेशन ली है, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स भी लगे हैं, काफ़ी सेमिनार्स भी बाहर अटेंड किए हैं। तो ऐसा क्या चीज़ रही जिसकी वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर पाए और उसकी वजह से आप अपना ये यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, तो उसका क्या कारण रहा? देखिए, ये तो एक वो बात आ जाती है कि हम अपना पूरा जी जान लगा के अच्छे से पढ़ाई करके ख्वाब देखते हैं कि चलो, जैसा कि हमारे सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स भी वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा काबिल बने, एक गवर्नमेंट जॉब में जाए। ठीक है जी, अच्छी बात है, सभी को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर सभी की ज़िंदगी यूनिक है जैसे। तो इसी करके विनीत जी, मेरा भी मन किया कि ठीक है जी, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करता हूँ। तो 12th लेवल पे मैंने ट्राई करनी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा लगा, मेरे बड़े भाई और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अच्छी शिक्षा दी और मेरे को हौसला दिया। तो मैं कभी पटियाला, बठिंडा, ऐसे अम्बाड़ा, हरियाणा, कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम दे के आया। तो स्टार्टिंग में तो एकदम से तुक्का या तीर लगता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास में अगर बात करूं कि कंपटीशन इंडिया लेवल का जब आ जाता है तो वर्ल्ड क्लास नॉलेज भी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि जब सिलेक्शन नहीं हो रही थी तो और पढ़ना पड़ेगा। फिर ग्रेजुएशन टाइम पे ही मेरे को खुशी मिली कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू 12th लेवल के उनको और ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स चाहिए थे। तो मेरे को खुशी मिली कि मेरे को 16 मॉडल में पढ़ाने का मौका मिला, 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स और सेक्टर 11 में। तो उसी की बदौलत एक अच्छा पुश मिला, क्योंकि मैंने खुद अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए ये चीज़ देखी है कि मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल की, क्योंकि मैंने पर्सनली भी फील किया कि अभी तक के मेरे पूरे एजुकेशन के कैरियर में पढ़ाई लिखाई जितनी की है, रेयरली एक आधा टीचर ही मेरे को लगा है कि यस, ही इज़ डूइंग हिज जॉब परफेक्टली, या मतलब अपना वो जी जान लगा रहे हैं कि सच में वो एजुकेशन कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं हमारे देश की, हमारे समाज की। तो वहाँ से एक जोश सा जागा कि क्यों न अगर मैंने कुछ 2 अक्षर सीख लिए हैं, साझे किए जाएँ। तो मेरे घर के पास जैसे हमारे माइग्रेंट्स आते हैं दूसरे स्टेट से, कि उनके वहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए थे, तो उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, तो वो यहीं खेलते रहते थे। तो मैं स्कूल से आके मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे मम्मा जी ने भी 15 साल तक सर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन्स प्रोवाइड की हैं आफ्टर मैरिज। तो अच्छा सा पुश मिला कि मेरे को भी कि घर पे अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि मम्मी एजुकेटेड थे, पापा जी गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुए हैं सुपरिटेंडेंट सेक्रेटरीट से। जाती है कि एक स्पोर्ट्स पीरियड बना दिया जाता है, पर क्या आपको लगता है उस लेवल का स्पोर्ट्स उनको सिखाया जाता है जो आगे लाइफ में वो कहीं सक्सेस हो सकते हैं? अभी जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है खुद के पढ़ाई के टाइम पे या सर्विस के टाइम पे, नो डाउट इंटरेस्ट बेसिस रह गया सर ये बातें। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर गवर्नमेंट स्कूल से भी काफ़ी अव्वल दर्जे के टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन भी निकलते हैं, अच्छे IAS ऑफिसर भी निकलते हैं, कोई महान शख्सियतें भी निकलती हैं। बात असल में वहाँ आ जाती है कि मौका एटलीस्ट सबको देना चाहिए, कि जिसमें इंटरेस्ट होगा, काबिलियत होगी, तो वो निकलते ही हैं। हाँ, बची बात जैसे कि वो फैसिलिटीज़ को अच्छे से दे पा रहे हैं नहीं, क्योंकि नो डाउट बहुत सारा टैक्स पेयर्स का पैसा गवर्नमेंट ऐसी सर्विसेज पे भी जाता है या गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट की भी एक फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वही क्रॉस चेक वाली आ जाती है कि हाँ जी, क्या आउटपुट आ रही है। तो खेलो इंडिया ऐसे कुछ गवर्नमेंट ने अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें मेरे को काफ़ी अच्छा देखने को मिला कि येस, कि हाँ कुछ तो बेटर हो रहा है, कि जैसे समथिंग इज़ बेटर। जैसे देखा जाता है कि हमारी नियर बाई जो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ लगती है, उनकी GDP हमसे ज़्यादा है एजुकेशन से रिलेटेड, पर हमारी जो GDP है लास्ट ईयर 2 पॉइंट कुछ समथिंग रही है।
तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए कि वो एजुकेशन को बेस्ट प्रेफरेंस रखे, जिससे कि बच्चों को आगे लाइफ में जॉब्स अच्छी मिल सके? देखिए, जो आपने बहुत अच्छा एक फैक्ट भी शेयर किया है कि 6% बोलते हैं बट आज तक लगाए नहीं गए हैं वो पैसे बच्चों की पढ़ाई पे। अब जो आसपास के हम देखते हैं तो ठीक है जी, अच्छी बात है कि हमें भी वो करना चाहिए। तो अब अगर होएगा ही नहीं, अगर पैसा नहीं होएगा, देखो आज का ज़माना ऐसा आ गया कि जैसे कह देते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। तो इसी करके एटलीस्ट अगर वो फैसिलिटीज़ के लिए अगर 6% जीडीपी हमारी इन्वेस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा चेंज देखने को भी मिलेगा कि रादर देन कि जस्ट पे करते रहें सैलरी की लेकिन आउटपुट कुछ आए ना, तो ज़रूर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा सर। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के अलग अलग टीचर्स के मतलब बच्चे होते हैं, बच्चों को ये होता है कि प्राइवेटली हम स्कूल्स में जा रहे हैं और गवर्नमेंटली स्कूल्स के बच्चे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस वजह से उन बच्चों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं? बच्चे अपने आप को मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं उनकी एजुकेशन कम होने की वजह से वो अपने आप को नीचे समझते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या कुछ किस? ऐसा तो आपकी बात एकदम सही है, मेरे को तो हैरानी होती है। इवन हमारे सोसाइटी का एक फैक्ट है ये, और ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है, और मेरे को दुख भी होता है इस चीज़ का कि हमारे मतलब सोसाइटी में आजकल भी ये प्रैक्टिस में है कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कास्टिज्म, रिलीजन, ये वो, कि सबसे मेन बात तो इस पे फोकस करना चाहिए कि इंसान है, मानव है हम सारे, ह्यूमन बीइंग, कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। कि सारे धर्मों का तो देखो मुख्य मैसेज तो यही है कि सब मिलजुल के रहो, प्यार प्रेम से रहो, आपस में किसी का मदद करो। लेकिन जो धर्म ने तो अच्छी बातें कह दी, लेकिन आगे जब ये धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं वो फिर वो कोई कास्ट सिस्टम बना लेते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन जनरेट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो बच्चों के पास भी पहुंचता है। तो फिर वो सच में, मैंने खुद भी देखा है कि जब हम गवर्नमेंट स्कूल में होते थे तो ऐसे ही इंसल्टिंग वे में कमेंट करते थे, ये तो सरकारी स्कूल के हैं, कि ये तो दरियों में बैठते हैं। तो ये जब सब चीज़ें मैंने देखी तो एकदम है ये बात कि नो डाउट ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बेंचेस, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये चीज़ें तो तभी थोड़ी सी क्लियर हो सकती हैं कि अगर हम बच्चों को थोड़ी अच्छी मॉरल एजुकेशन दें। और मेरे को खुशी है कि अभी जब से मैं अपने मिशन पे अच्छे से काम कर रहा हूँ, कि चाहे वो नेशनली हो, इंटरनेशनली हो, तो जब तक मॉरल एजुकेशन नहीं होएगी तब तक तो हम एक वेल एजुकेटेड पर्सन को देख ही नहीं सकते, अदरवाइज वो सिर्फ मात्र कागज़ के टुकड़े रह जाते हैं सर। जैसे सर देखा जाता है कि भी राइट टू एजुकेशन एक हमारा शिक्षा का अधिकार, जो सरकार बोलती है कि अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा दी जाए, उसको मिड मील खाना दिया जाता है। पर बहुत से ऐसे स्कैम सामने आए हैं जिसके अंदर उनका जो फूड है तो प्रॉपर तरीके से नहीं है, या उस फूड की वजह से कुछ बच्चों की जान जा चुकी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अभी तो आपने मिड डे मील का ही शेयर किया, लेकिन मैं तो इस जो ये 2009 से ये पॉलिसी जो चल रही है कि बच्चों को 8 तक फेल ही नहीं करना, मेरे पड़ोस में ऐसे अच्छे इंसिडेंट हो चुके हैं कि हंसी आती है मेरे को कि वो बच्चे हमें कमेंट कर रहे होते थे कि भैया आप पढ़ लो, आप अगर फेल होगे तो फेल होगे, हम अगर 8वीं तक फेल होगे ना, हम तो 8वीं तक पास रहेंगे। तो वो एक फ़नी पार्ट में ये देखने को मिला कि बच्चा 8वीं तक टेंशन फ्री हो रहा है सर, कि और वही एक एज होती है कि जब उसको अच्छी मतलब जब मेंटल डेवलपमेंट होती है कि वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, आगे ज़िंदगी भर वो चीज़ें काम आएंगी। लेकिन उस टाइम पे ही उसको गवर्नमेंट फ्री कर रही है कि आप चाहे फेल हो जाओ, 0 नंबर ले आओ कि हम आपको पास करेंगे। 9th क्लास के फिर मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ना ABCD आती है, 100 तक काउंटिंग नहीं जो लिख सकते हैं, क ख ग ऊड़ा एड़ा कुछ नहीं आता है सर, 2 का टेबल नहीं आता है। तो आप उस पॉलिसी को कैसे सक्सेसफुल कह सकते हैं कि बच्चा 8वीं तक अगर 0 मार्क्स भी ला रहा है, पास है जी, फिर 9th में जाके फिर वो क्रैश होते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो फेल होते हैं, फिर आजकल मूवियाँ, सॉन्ग क्या सिखा रहे हैं कि सुसाइड इज़ अ सोल्यूशन, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को टोटली गलत मानता हूँ कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ना ऐसी फैसिलिटीज़ करके दे रही है रादर देन मिड डे मील। मिड डे मील काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है कि ज़रूरतमंद बच्चों को, गरीबों के परिवारों को, उनके बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि आओ कि आपको लेबर वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज जैसे BPL फैमिलीज कि वो अपने बच्चों को भेज देती हैं काम धंधे पे कि नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। तो वो जो एक टाइम मिड डे मील का जो कंसेप्ट है वो तो अच्छा है, लेकिन ये जो 8वीं तक फेल ना करने का है, ये सबसे मतलब ट्रेजिडिक मानता हूँ मैं अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। क्योंकि गवर्नमेंट ये खास करके इसलिए कर रही है कि ये काबिल ही नहीं बनेंगे तो जॉब ही नहीं मांगेंगे, कि हमारे से फैसिलिटीज़ ही नहीं मांगेंगे। ये मेरा मानना है कि इनको ये चीज़ बंद करनी चाहिए कि ठीक है 33 मार्क्स में पास होना, जैसे हम
अपने टाइम से देखते आ रहे हैं। 33 ना रखो, एटलीस्ट कुछ तो रखो कि अदर स्किल्स में अगर वो बच्चा अच्छा एक्सेल कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, अदर एक्टिविटीज़ में है, कि अच्छा वो सिंगिंग कंपटीशन या कुछ ऐसे डांसिंग में कुछ है, तो उसके मार्क्स लग के ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ओवरऑल जज किया जाए और साथ में बच्चे को टोटली फ्री ना कर दिया जाए कि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर भी पास हो जाओगे। आपको नहीं लगता सर कि हमें एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए? अगर कोई बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, वो स्पोर्ट्स में बेटर कर सकता है, तो हम उसके लिए वो चीज़ ही प्रोवाइड करें ताकि वो स्पोर्ट्स के थ्रू हमारे देश का नाम या अपने आप को एक कहीं रिप्रेजेंट कर सके। अभी काफ़ी अच्छा, देखो सपने दिखा देना ही काफ़ी नहीं है, उस पर सच में काम करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी सपने साकार होते हैं। अभी जो है सरकारें तो सपने दिखा देती हैं। अभी स्किल इंडिया का ही मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं, नो डाउट अच्छा कंसेप्ट है, बट अभी मैं ही 2 कोर्सेज में एडमिशन ले चुका था कि मेरे को लगा कि चलो ठीक है जी ट्राई करते हैं। तो कुछ ज्वेलरी का कोर्स था, यहीं सेक्टर 8 हार्ट्रॉन में मैंने एडमिशन ली थी, लेकिन दुख ये हुआ कि ना कोई क्लासेस लग रही है ना कुछ। एक दिन बस इंटरव्यू हुआ कि उससे 10 मिनट पहले बता दिया गया है इनका ये नाम है, बस आपको ये बताना, और वो सर्टिफिकेट मेरे पास अभी तक नहीं आया सर, 2016 से अभी तक। तो ये हो गया। और एक और मैंने कंप्यूटर कोर्स में इंडिया बुल्स में एडमिशन ली थी, तो ना उसका अभी तक कुछ हुआ है ना कुछ। अब जैसे सुनने को आता है कि कुछ आएंगे, मतलब कुछ स्कॉलरशिप भी भेजते हैं, वो है तो वो टैक्स पेयर्स का पैसा, वो अभी तक नहीं आया। तो उस पर अब क्या मैं बात कहूँ कि वो एक गवर्नमेंट की तरफ से क्रॉस चेक होना चाहिए कि ठीक है जी मोदी जी काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उम्मीदें थी हैं भी कि चलो ठीक है जी अभी आगे 4 साल हो रहा है उनकी गवर्नमेंट कि अगर बंदा करना चाहे तो दूसरी बात अब आपने काफ़ी अच्छा बताया है कि स्किल्स पे फोकस अगर करें स्टूडेंट्स के तो तभी आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे ना जैसे हर मैदान फतेह करना जरूरी है कि बच्चे को लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, एटलीस्ट वो अपनी बातें बता सके। तो हर मैदान फतेह वाली बात यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठती है कि उसको अपनी स्किल्स टैलेंट को पॉलिश करना चाहिए, तभी आगे वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। थैंक यू हरदीप जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। सबसे तो पहले भाई अपना नाम। मेरा नाम पंकज। क्या कुछ करते हो भाई आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ बीए सेकंड ईयर में। ओके, तो दोस्त जैसे आप स्टडी कर रहे हो बीए सेकंड ईयर में, तो आपने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं कितने अच्छे तरह से काम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके? वो भी अपनी जगह ठीक हैं, पर स्टूडेंट भी ठीक ही हैं, पर कुछ टीचर होते हैं जो गलत फ़ायदा उठाते हैं और स्टूडेंट के ऊपर है जितना वो कर सकता है। टीचर तो सही समझाते हैं, पर कुछ होते हैं जो नहीं कह सकते कि कैसे करते हैं। कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हो और वहाँ से और जो यहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हो, उसमें कुछ फ़र्क दिखता है आपको? हाँ जी, पूरा 100% दिखता है यहाँ सर के पास कि कैसे कॉलेज में दिखाते हैं, और यहाँ कॉलेज में अलग है, यहाँ अलग है ट्यूशन में सर के पास। तो मतलब आप लगता है कि जो प्राइवेट ट्यूशन्स है वो ज़्यादा अच्छी हैं कॉलेज के मुकाबले? नहीं, वहाँ बस फीस ज़्यादा होगी और दिखावा होएगा। ये जहाँ मैं यहाँ हरदीप सर के पास पढ़ रहा हूँ पूरा 100% लगाते हैं सर। ये सारे इंटरटेनमेंट में भी, सारे पढ़ाई भी एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, तो समझ आ जाए। भाई आपका नाम? शहवार आपका? जी करणवीर है। करणवीर। कौन सी क्लास में भाई आप? सर 11th में जी, मैं 10th में। 10th में। तो भाई आप यहाँ पे ही खुडाली शहर में पढ़ते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या स्कूल की रियलिटी है एक्चुअल में? स्कूल का जो होता है कि गांव में स्कूल होते हैं, देखा जाता है कि भाई उनकी पढ़ाई ठीक नहीं है, तो उसमें क्या कुछ है? जी मैं ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣਾ 9th ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਓਪਨ 'ਚ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੀਸ ਫੂਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੁੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ अच्छा लग रहा है सर, पढ़ भी रहा मैं, है ना। आपके क्या है भाई? सर मैं भी इसी बारे में बोलना चाहूँगा कि मैंने भी काफ़ी जगह कोचिंग ली थी। 10th में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, यही कारण था स्कूल में जो छोटे स्कूल हैं सरकारी, उनमें बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। और छोटे मोटे ट्यूशन में यहाँ क्या होता है सर, काफ़ी बच्चे हो जाते हैं और ज़्यादा फीस ले जाती है, एक बंदा सब पे वो टाइम नहीं दे पाता है हर बंदे को। और ये जो छोटे स्कूल में बंदा पढ़ लेता है, फिर वो खुल के सर से वो नहीं पूछ पाता क्योंकि उससे बड़े लेवल के बच्चे वहाँ बैठे होते हैं। यहाँ पढ़ता था सर, बहुत एक बंदा काफ़ी बंदों को कोचिंग दे रहा होता था,
उसमें बड़ी छोटी क्लास सबके होते थे। ये रीज़न ये था कि काफ़ी घंटे बैठने बाद भी बंदे को वो 10 मिनट ही दे पाते थे या 20 मिनट, यही होता था। और जब हमने मतलब वहाँ पे हमने इतने घंटे पढ़ते थे, वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल पाती थी हमको, और वो खुल के हमको टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि रीज़न यही था वहाँ इतने बच्चे थे और खुल के बंदा नहीं पूछ पाता था वो चीज़। मतलब ज़्यादा बच्चे होने की वजह हाँ से जी, हाँ जी। टीचर ध्यान ही नहीं दे हाँ पाता जी, है ध्यान ही बच्चों। नहीं दे पाता था। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये देखने को हाँ मिलता जी, है। हाँ जी। और काफ़ी जगह हमने खुड्डे में कोचिंग ली, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई, अच्छा। और ज़्यादा फीस ली जाती है, वो चीज़ नहीं मिल पाई। बट जब हरदीप सर हमें आए, ये मतलब क्लासेस वाइज रखते हैं, 10th के 11th के अलग अलग टाइम देते हैं, इकट्ठे नहीं बिठाते हैं सबको, 5वीं 10वीं सब एक साथ नहीं बिठाते हैं, और एक टाइम देते हैं, थोड़े टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं ये। और यहाँ की इनकी फ़ीस भी काफ़ी सही है, और ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं है, और कोचिंग वाइज बच्चों को बिठाया जाता है, 10th अलग 11th अलग, ऐसे ऐसे इकट्ठे नहीं बिठाया जाता है। और काफ़ी मतलब हमें हरदीप सर से हेल्प मिली है, ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं, फ़ीस भी काफ़ी सही है, हमें बहुत अच्छा इनसे रिज़ल्ट भी मिला है। चलो ठीक, थैंक यू भाई। है भाई आपका नाम? आकाश। मनीष। तो आप लोग यहीं से हो? यस। हाँ जी सर। कौन सी क्लास में हो आप? 10th। 10th क्लास में है। 10th में हो। हाँ जी। तो जैसे 10th की बोर्ड की क्लास मानी जाती है Yes. हमारे जो बोर्ड है, तो क्या स्कूल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें इस चीज़ के बारे में सिखाती हैं कि भाई तुम बोर्ड का एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए क्या प्रिपरेशन वगैरह अच्छी करवाई जाती है? नो। सर उसमें मतलब ऐसा होता है सर, जैसे हम थोड़ा सा पढ़ाई में ना वीक थे सर, तो बाकी जो सर मैम थे हमारे, वो तो हमें सर हर वक्त मतलब डांटते रहते थे ना, कभी ऐसे नहीं कहते थे कि भाई तुम पढ़ सकते हो आगे, कि तुम कोशिश करोगे तो तुम आगे पढ़ सकते हो, पास भी हो सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। लास्ट में जब जैसे हम लास्ट के 2-3 महीने रह जाते हैं, तो हम पढ़ने का सोच रहे थे, तो मैम ने ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा मतलब आएंगे नहीं, कुछ रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं आएगा, तुम फेल हो जाओगे, तुम कर लो ओपन बोर्ड। तो सर फिर हमें कुछ वो हुआ नहीं, स्कूल में से पूरा मतलब ऐसे भड़का दिया कि तुम पास ही नहीं हो सकते, तुम ओपन बोर्ड ही करो। तो गलती सर उन्हीं की, क्योंकि ना वो हमें ना उन्होंने सर हौसला दिया कि तुम पास भी हो सकते हो ना कुछ, इसी सर जी इसलिए फिर हम ओपन बोर्ड में सर, ओपन बोर्ड में सर फिर शुरू में तो सर जी ये जेडे ओपन बोर्ड के होते सर जी कैफ़े कूफे होते सर, इन्होंने हमसे पहले पैसे लिए ओपन बोर्ड के, ना हमें स्टडी मटेरियल दिया ना कुछ दिया सर जी, और फीस लेते गए, और हमने जो सब्जेक्ट के वो सब्जेक्ट तो हमें मिले नहीं सर जी। बाकी हमें वो सब्जेक्ट दे दिए जो हमें नहीं चाहिए थे, मुश्किल सब्जेक्ट थे वो दे दिए सर। और उसके बाद सर फिर 1 साल हो गया तो कुछ हमारा हुआ नहीं सर। फिर हरदीप सर के बारे में हमारे दोस्त ने बताया, तो हम हरदीप सर पे सर, हरदीप सर ने हमें स्टडी मटेरियल सब कुछ पहले दिया, फिर हमारी फ़ीस भी बहुत कम ली, और सर जी सारे बुक्स वगैरह सब कुछ सर जी अच्छे से भी पढ़ाते हैं, और टाइम वाइज है सर, जैसे 10th क्लास की अलग टाइम है, इस क्लास में 2-3 बच्चे, बाकी और कोचिंग सेंटर में हम लगे हुए तो वहाँ पे भीड़ ही मचती थी, 10-11 बच्चे एक साथ, उनके बीच में क्या पढ़ सकता था बच्चा इसलिए। मतलब देखा जाता है कि अगर तुम स्कूल्स हैं, जो आपके स्कूल्स हैं भाई, मतलब आप बता रहे हो स्कूल्स के अंदर ही ऐसा कुछ है कि टीचर्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हाँ जी हैं सर। बच्चों को, मतलब बता रहे हैं कि भाई तुम पढ़ ही नहीं सकते, डीमोटिवेट करा जा रहा है जिस वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर में लगे कितना टाइम हो गया आपको? सर अभी 1-1.5 महीना हुआ है। तो पहले तो सर हमें टीचर ऐसा वो कर देते थे कि हम पढ़ ही नहीं सकते, हमने तो हौसला ही छोड़ दिया था। पर सर ने बोला कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तो थोड़ा सा हौसला आया कि हम भी कुछ कर सकते हो। तो हम सर जी अब अच्छा भी पढ़ने लग गए अब, और सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं सर। और सर ऐसे कहते कि पढ़ना है मतलब हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए, पढ़ो भी खेलो भी और सब कुछ करो, मतलब एक टाइम टेबल बनाओ अपना। इसलिए सर हम टाइम टेबल भी बनाया अब, और पढ़ने भी लग गए सर अच्छी तरीके से। या तो हरदीप सर हैं जो वो आपको स्टडी के साथ स्पोर्ट्स भी करवाते हैं? यस। वो आपको कौन कौन सी गेम में खिलाते हैं? मतलब कि कोई भी वो कहते हैं कि वो फुटबॉल करो, एक्सरसाइज कर लो, जैसे कुछ भी वगैरह, मतलब जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जो मतलब अगर आपकी मानसिक जो है उसको बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं वो आपके साथ। ठीक है, तो जैसे दोस्त आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आपको हो गया होगा तकरीबन कुछ समय तो हो गया होगा यहाँ पे पढ़, तो आपको लगता है कि यहाँ की जो पढ़ाई है और जो आप बाहर कहीं स्कूल या कॉलेजेस में या कहीं और देखते हो उसमें कुछ फ़र्क है? हाँ है, यहाँ पे हमें सब कुछ प्लेन होता है एकदम पूरा टोटली, मतलब जैसे कि हमें कुछ वो होता है ना कि जो उनको सर बेशक वो एक सवाल को बेशक 100 बार पूछ रहे, पर ऐसा कर देते कि वो समझा देते हैं, उन पे 100 तरीके हैं कि सब उसको समझाने के लिए। तो थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैम हमें मतलब यहाँ से सर से पता चला या कुछ कि आपके 10th लेवल में जो स्कूलिंग में प्रॉब्लम हुई है, जो प्रॉब्लम स्कूल्स की तरफ से भी हुई है और यहाँ पे, तो इस क्या रीज़न था कि आपको यहाँ के जो आपने नियरली मतलब 5-10 डेज़ के अंदर अपनी 10th की क्वालिफिकेशंस को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ट्यूशन्स लगे, तो उसमें किस चीज़ की कमी रही है स्कूल की जिस वजह से कि आपको यहाँ पे आना पड़ा और इतनी फास्टली मतलब उस सिलेबस को कवर करना पड़ा?
टीचर्स जो हैं वो करवाते हैं, पर वो कई चीज़ें, कोई टॉपिक्स होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, और मतलब टीचर्स क्या करते हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि हाँ आ गया, तो उसी टाइम कह देते हैं कि हाँ हमें समझ आ गया, एंड वो पहले ही बोल देते हैं कि हाँ हमें ये टॉपिक्स क्लियर हैं। तो जो बाकी जो होते हैं फिर वो उनके पीछे बोलना पड़ता है कि हाँ मतलब क्लियर है। आपके कहने का अर्थ है कि जो एवरेज बच्चा उससे टीचर पूछता ही नहीं है। हाँ सो मतलब हो जाता है। बात यहाँ पे है भाई कि एवरेज बच्चे से पूछा ही नहीं जा रहा। टीचर काम कर रहा है कि एक मॉनिटर बनाया उससे पूछ रहा है भाई हो गया, और मॉनिटर कहता है हाँ जी हो गया। तो उस वजह से तो आप जब वहाँ से स्कूल से निकल के यहाँ पे सर के पास आए, जो आपने 5-10 डेज यहाँ पे ट्यूशन्स ली, तो उसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिले? क्या आपको लगा कि सर एक जेन्युइनली चीज़ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, या स्कूल वाला सेम ही पैटर्न चल रहा है? नहीं, सर के पास आए तो हमें लगा कि स्कूल से बेटर हुआ, तभी मेरे को हाँ हेल्प हुई काफ़ी, कि डीपली हुआ। मैं अपने सारे बिना किसी प्रॉब्लम से डाउट्स मैंने अपने क्लियर किए, मेरे को काफ़ी डीपली पता चला, सब कुछ समझा बेसिक से, और करके फिर मेरे को हेल्प हुई काफ़ी ज़्यादा सर से। और मतलब 1-2 वीक्स में, मेरा 10 डेज़ में काफ़ी अच्छा मेरे को सर से समझ आया, मेरे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी अच्छा आया। इससे पहले भी आपने कहीं बाहर कोचिंग ली है? हाँ, मेरी 9-10th में कोचिंग थी, पर वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स में इतना प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं देते कि हाँ हो गया, ओके हो गया। पर यहाँ पे सर के पास आए तो सर एक एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि हाँ तुम्हें ये समझ है, तो समझ में आया प्रॉपरली। देन जो भी प्रॉब्लम होती है हम डायरेक्टली पूछते हैं, सर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो अच्छे से समझ भी आ जाता है। क्या फ़ीस, जो उनकी फ़ीस से थी और जो सर की फ़ीस है, उसके बीच में कोई डिफरेंसेस देखने को मिलता है आपको? डिफरेंस है, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस है वो काफ़ी, जो अच्छी रिच फैमिली से तो इजीली कर देते हैं, बट जो मिडिल क्लास होती है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो सर की फ़ीस है ओके, मतलब जो काफ़ी जिनकी फैमिलीज पीछे बैकग्राउंड अच्छे हैं वो भी इजीली कर सकते हैं, और जो मिडिल क्लास है वो भी आराम से अपना पे कर सकती है। बाकी यार सर से हम बात भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी हेल्प भी करते हैं कि कोई बात नहीं, सो हमारी हेल्प भी कर देते हैं। ओके चलो, थैंक यू मैम। देखा आपने दोस्तों, जैसे हरदीप सर ने अपनी बातें शेयर की, अपने बारे में बताया, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा की कि हमें कैसे काम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई है कि आपकी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। एजुकेशन जो आपकी है वो एजुकेशन एक पेपर से कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो बच्चे सुसाइड करने चले जाते हैं नंबर कम आने से, या जो माँ बाप के लिए उनको संदेश है कि अपने बच्चों को कभी उस पेपर से जज मत करो, अपने बच्चों को कभी उस पेपर के लिए मत डांटो कि यार तू ये नहीं कर रहा, तेरे नंबर 99 नहीं आए, तेरे ये नहीं आए। उस वजह से बच्चे बहुत से अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एक बच्चे की काबिलियत उसके हुनर से है, उसको पहचानो, उसको देखो कि वो क्या कुछ करना चाहता है। तो इस चीज़ के लिए ये है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दें, उसको स्टडी के साथ साथ उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसके जो भी स्किल्स हैं उसमें उसकी मदद करें, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ना कि उस बच्चे को ऐसा प्रोसेस करें कि वो सुसाइड की तरफ जाए। तो यही सब हमारा है। बाकी धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें इसको, और इसको फैला दो भाई, धुआं उठा दो, धुआं जमा। We are the brave